नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं समाकलन के बारे में सामान्य जानकारी। समाकलन क्या होता है और इसका भौतिक अर्थ क्या है, इससे रिलेटेड कुछ सिंपल फॉर्मूले यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो भौतिकी में प्रयुक्त होते हैं और भौतिकी में जहाँ तक समाकलन काम में आती है उसका हम अध्ययन यहां पर कर लेंगे। दोस्तों, समाकलन वैसे तो काफी लंबा चौड़ा पार्ट होता है, बट हम उतना ही अध्ययन करेंगे जितनी हमारे को आवश्यकता है। वैसे जो समाकलन है उसका जो साधारण सा अर्थ होता है वो जोड़ से है, इंटीग्रेट करना, संयोजित करना, जोड़ना। देखिए, हमने समेशन भी पढ़ा है। समेशन का जो प्रतीक चिन्ह होता है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, इसका मतलब भी जोड़ ही होता है। ये जो समेशन और जो समाकलन है उसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये विविध, यदि कोई विविध भाग हैं तो उनका भी जोड़ कर सकता है, उनका जोड़ करता है। समाकलन में क्या होता है कि यदि कोई रेखा, क्षेत्रफल या आयतन एक समान रूप से विद्यमान है, एक समान रूप से यदि वितरित है आयतन, क्षेत्रफल, तो उनका जो योग है वो समाकलन से किया जा सकता है। टुकड़ों में योग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। समाकलन में जो राशि है वो सतत होनी चाहिए, तो उसका जोड़ समाकलन की सहायता से किया जा सकता है। यदि सतत योग करना है तो हम समाकलन का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी एक छोटे से भाग की वैल्यू हमें पता हो और उसी अकॉर्डिंग अन्य भागों की वैल्यू होती है, तो उसका जो जोड़ है, योग है, वो समाकलन के जरिए किया जाता है। दोस्तों, यहां पर हम आप लोगों को बताएंगे कि समाकलन का जो प्रतीक चिन्ह होता है, समाकलन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो समाकलन का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, कैसे पहचानेंगे कि समाकलन करना है, तो उसके लिए यहां पर इस तरीके का साइन प्रयोग में लेते हैं। ये हमारे पास में समाकलन का प्रतीक चिन्ह है और जिस राशि का समाकलन करना होता है वो राशि यहां पर लिखेंगे और जिस राशि के सापेक्ष करना होता है वो राशि यहां पर लिखेंगे। जैसे अक्ष के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो dx लिखेंगे, t के सापेक्ष समाकलन होगा तो कोई राशि यहां पर लिख देंगे और यहां पर dt आ जाएगा। तो दोस्तों, जो अवकलन है उसमें और समाकलन में संबंध होता है, गहरा संबंध होता है, वो हम यहां पर आप लोगों को बताएंगे। उसके लिए मैंने कुछ फॉर्मूले भी यहां पर छाप रखे हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे कि समाकलन और अवकलन में, इसमें अवकलन को तो इस तरीके से लिखा जाता है dy/dx, और जिस राशि का समाकलन होना अवकलन होना होता है उसको यहां पर पुट करते हैं। इसमें अक्ष के सापेक्ष अवकलन होता है। ये जो अक्ष के सापेक्ष समाकलन है उसको इस तरीके से, जैसे हमारे पास में अक्ष की घात n का समाकलन करना है तो राशि यहां पर लिखी, अक्ष के सापेक्ष करना है तो dx आएगा इधर, थीटा के सापेक्ष होगा तो थीटा आ जाएगा, t के सापेक्ष है तो t आ जाएगा, और इसको हम कहते हैं अक्ष के सापेक्ष समाकलन। और ये जो प्रतीक चिन्ह है इसको भी आप एक बार गौर करके देख लीजिए। ये इस तरीके का इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ये इस तरीके की इसकी बनावट होती है। ये ऐस नहीं है पर ऐस जैसा ही है, एकदम ऐस भी नहीं कह सकते, इस तरीके से नहीं है दोस्तों, इस तरीके से इसकी बनावट होती है। दोस्तों, देखिए, जो समाकलन और अवकलन है एक दूसरे के विपरीत क्रम में चलते हैं। यदि किसी राशि का हम अवकलन करें तो जो प्राप्त राशि है उसका समाकलन करने पर वही राशि पुनः प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मैंने यहां पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं और उन फॉर्मूलों का जो हल आया है, अवकलन करने के पश्चात जो वैल्यू प्राप्त हुई है, उनका यदि आप समाकलन करेंगे तो पुनः आपको वही राशियां प्राप्त हो जाएगी। जैसे मैं यहां पर बात करूं समाकलन के कुछ सूत्रों की, समाकलन के कुछ सूत्र आ जाएंगे जिस प्रकार से अवकलन के सूत्र आएंगे। समाकलन के कुछ सूत्र देखिए दोस्तों, यहां पर ये 0 है और ये हमने समाकलन का निशान लगा लिया, 0 लिखा, dx लिखा। तो 0 का यदि समाकलन यदि आप करते हैं दोस्तों तो उसकी वैल्यू आ जाएगी कांस्टेंट। उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों?
कांस्टेंट आ जाएगी, और कांस्टेंट को यहां पर हम c से लिखेंगे। इसको हम समाकलन नियतांक भी कह सकते हैं दोस्तों। अब फिर अगली राशि देखिए, ये हमारे पास में आ गया n x की घात n-1, और x के रेस्पेक्ट यदि समाकलन करेंगे तो यहां पर dx लगाएंगे। अब इसका जो समाकलन होगा दोस्तों वो होगा x की घात n, x की घात n हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझनी है हमारे को, कि यहां पर हमारे को इसको इस तरीके से भी हम पुट कर सकते हैं कि n x की घात n-1 प्लस 0, वो 0 आप लिखें या न लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम इस 0 को लेकर चलें तो 0 तो मान सकते हैं, और जब 0 होगा तो प्लस में c और आएगा, क्योंकि 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो c होता है, कांस्टेंट होता है, समाकलन नियतांक कहते हैं। तो n x की घात n-1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x की घात n प्लस c। हालांकि ये जो फॉर्मूला है उसका व्यापक रूप नहीं आया है, मैं आपको इसको थोड़ा सा प्रवर्धित करके बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों कैसे बता सकते हैं, जैसे हमारे पास में x की घात n+1 है और इसको हमारे को डिफरेंशिएट करना है, x की घात n+1 का। तो हमारे पास में अवकलन हमने जब पढ़ा है वहां पर हमने देखा था कि जो भी घात होती है उसमें से एक घटा दीजिए और उस घात को पहले पुट कर दीजिए। n+1 पहले आ गया, ये आ गया हमारे पास में, तो n+1 और x की घात आ गई n, और जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे n+1 x की घात n dx, तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आएगी, तो x की घात n+1। देखिए दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका जब अवकलन करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आता है। तो यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर दें n+1 इंटीग्रेशन x की घात n dx बराबर x की घात n+1, और प्लस में c भी आता है दोस्तों। c तो हर में आएगा, ये अनिश्चित समाकलन में आता है जब इनकी लिमिट नहीं लगी होती। लिमिट वाले समाकलन भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसको हम ऐसे पुट कर दें, x की घात n dx बराबर आ जाएगा x की घात n+1 अपॉन में n+1, और c चल ही रहा है, और c बट्टे में n+1 को भी आप c ही कह सकते हैं, नया कांस्टेंट कह सकते हैं। तो x की घात n का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x की घात n+1 बट्टे में n+1, और जो डिफरेंशिएशन होता है x की घात n का वो होता है n x की घात n-1। तो यहां पर आप इसका जो प्रवर्धित फॉर्मूला है ये वाला पुट कर सकते हैं समझने के लिए। हालांकि ये भी गलत तो नहीं है, बट याद रखने के हिसाब से ये वाला फॉर्मूला बेटर है। तो x की घात n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x की घात n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। फिर अगला जो फॉर्मूला है एक्सपोनेंशियल x का जो इंटीग्रेशन होगा वो एक्सपोनेंशियल x प्लस में c। ये c क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके प्लस में 0 आप लिख सकते हैं, और 0 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, c होता है दोस्तों। फिर उसके बाद में आप देखेंगे 1 में x का जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन करने का तरीका भी आप लोग यहां पर समझ लेंगे, किस तरीके से पुट करते हैं वो भी देख लीजिए। ये इंटीग्रेशन का साइन है, x के सापेक्ष करेंगे तो यहां पर dx आएगा। फिर यदि हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास में आ जाएगा sin x प्लस में c। फिर यदि हम sin x का करें तो देखिए दोस्तों यहां पर माइनस में sin x है, तो इस माइनस को चाहे तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो sin x का आ जाएगा माइनस में cos x और प्लस में c तो आना ही है। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है दोस्तों कितना आएगा, sec स्क्वायर x इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट हो रहा है तो dx लिखेंगे, ये हमारे पास में आ गया है 10x प्लस c। अंत में हमने कुछ सूत्र हमने cot x के और cosec x के नहीं लिखे हैं, हालांकि उनके लिए भी इसी तरीके से ही आपको फॉर्मूले यूज में करने हैं, हमने लिखे नहीं है इधर। sec x इंटू 10x dx बराबर आ जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन sec x प्लस c। ये हमारे पास में कुछ फॉर्मूले आ गए हैं समाकलन के। तो समाकलन का जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला है ये वाला है, बार बार यूज में आता है। इसके साथ में ये भी कई जगह काम में आएगा आप लोगों के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो और फॉर्मूले बहुत कम काम में आएंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये वाला, ये जो 4 फॉर्मूले हैं, महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, ये बहुत ज्यादा काम में आते हैं। इसकी बजाय हम आपको ये वाला याद करना है। अब इस पर डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहां पर आप लोगों को बताते हैं। जैसे हमारे पास में कोई राशि है, एग्जाम्पल में लेकर चल रहा हूं, आपको इंटीग्रेशन करना है x की घात 5 का। तो x की घात 5 का इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलिए दोस्तों, तो x की घात 5 का क्या हो जाएगा, जो भी घात है उसमें एक वर्दी कर दीजिए। n है तो n+1 बट्टे में n+1, तो यहां पर 5 + 1 बट्टे में आ जाएगा 5 + 1, प्लस में c तो आना ही है। प्लस में c कब नहीं आएगा वो हम आपको बता देंगे, अन्यथा यहां पर कुछ संख्याएं लिखी होती है जिसको हम लिमिट्स कहते हैं, जब लिमिट्स होती है तब c नहीं आता, अन्यथा हर जगह प्लस में c आएगा, कांस्टेंट जरूर आएगा दोस्तों। हम अन्य एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास में 99 x की घात 98 है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो दोस्तों क्या आएगा, यहां से आप देखिए 99 तो कांस्टेंट है, इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर दें, या मैंने इसको यहां पर रख दिया है। x की घात 98 का क्या हो जाएगा, 98 + 1 बट्टे में 98 प्लस में 1 और प्लस में c आ गया है दोस्तों। ये 99 आ गया है, यहां पर आ गया x की घात 99 बट्टे में 99 प्लस में c, 99 से 99 कैंसिल हो गया, x की घात 99 प्लस में c, इसका सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों। आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। यदि ये जोड़ में लिखे हुए हैं, यदि इस तरीके से जोड़ में लिखे होते हैं तब किस तरीके से करेंगे, मैं कुछ फॉर्मूलों को यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। x की घात 3 प्लस में आ गया आपके पास में जैसे sin x, और प्लस में आ गया जैसे 5 का मतलब आ गया कांस्टेंट। इसका जो सॉल्यूशन है किस तरीके से होगा दोस्तों, यदि ये भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है या आप लोगों को समझने वाला एग्जांपल है, समझ में आ गया तो बेटर तरीके से आप इंटीग्रेशन को कर पाओगे। सबसे पहले आप इनको अलग अलग पुट कर दीजिए। देखिए x की घात 3 dx लिखा, फिर प्लस में इस इंटीग्रेशन को साइन के साथ में भी लगा दीजिए, मतलब साइन का भी इंटीग्रेशन करना है तो sin x dx, इंटीग्रेशन में ये dx भी साथ में लगेगा और इंटीग्रेशन का साइन भी साथ में लगेगा दोस्तों। तो यहां पर देखो मैंने इंटीग्रेशन इसके साथ में लगाया, साथ में dx भी लगाया, और sin x लिखा तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगाया, dx भी लिखा, फिर प्लस में इंटीग्रेशन 5 dx। अब इनमें तीनों में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, x की घात 3 का क्या हो जाएगा, x की घात 3 + 1 बट्टे में 3 + 1, देखो प्लस में c आएगा। हम क्या करेंगे, तीनों का एक साथ में c लगा देंगे, c कांस्टेंट होगा और तीनों का कांस्टेंट हम एक नया कांस्टेंट मानकर नया c लगा देंगे। तो प्लस में क्या आएगा दोस्तों, यहां से आप देखिए sin x का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस में cos x, तो माइनस में cos x आ गया, फिर प्लस में 5 तो कांस्टेंट है, और 1 का जो इंटीग्रेशन है, 1 यदि यहां पर 1 लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्तों, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जैसे हम बात करें यहां पर आपके पास में है x, इधर देखिए दोस्तों, यहां पर यदि x है तो क्या आएगा, 1 पहले रखा, x की घात 1 - 1, 1 - 1 हो गया 0, तो x का जो इंटीग्रेशन है, सॉरी डिफरेंशिएशन है वो 1 होता है, तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x होगा। ये समझ लेंगे कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इस राशि का यदि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, तो यहां पर 5 × 1 कर सकते हैं, और उस 1 का क्या हो जाएगा x, उस 1 का क्या आ गया x आ गया, और प्लस में हमने लगा दिया c। अब देखिए दोस्तों, इसको x की घात 4 बट्टे में 4 माइनस cos x प्लस 5x प्लस c, इसका ये सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन इसका यही है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको। अब यहां पर हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें फलन के अंदर यदि कोई फलन हो तो उसका हम समाकलन कैसे करते हैं। पहले मैं आपको अवकलन वाला याद दिलाता हूं। यदि कोई फलन के अंदर फलन होता है तो अंदर वाले फलन का भी अवकलन करके उससे गुणा कर देते थे।
यहां पर क्या है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। यदि फलन के अंदर फलन है तो अंदर वाले पहले तो आपको फलन का आपको सीधा सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, फिर अंदर वाले फलन का अवकलन करना है। सुन लीजिए, अंदर वाले फलन का अवकलन करके भाग लगाएंगे। अंदर वाले फलन का क्या करना है, अवकलन, फिर उसको डिवाइड में लेंगे। देखिए दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर इस रूल का ले रहा हूं। जैसे आपके पास में है cos 5x, मैं cos 5x की बजाय मैं यहां पर ले लेता हूं cos 3x dx। देखिए दोस्तों, हम cos का तो इंटीग्रेशन जानते हैं, cos का क्या होता है, साइन, बट यहां पर 3x आ गया, 3 आ गया तो यहां पर भी 3x आ जाएगा। तो ये हमारे पास में जो मेन फलन है वो तो है त्रिकोणमितीय फलन cos x, और ये जो 3x है वो बीजगणितीय फलन है दोस्तों। तो यहां पर इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा sin 3x, sin 3x आ गया। अब इसे 3x का अवकलन करेंगे। देखो ध्यान देना, समाकलन में भी अवकलन ही करना है, तो 3x का अवकलन करके डिवाइड करेंगे यहां पर। जबकि अवकलन में क्या हो रहा था, फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन करके गुणा कर रहे थे, और समाकलन में फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन करके भाग देंगे। ये जो लैंग्वेज है थोड़ी सी जटिल सी लैंग्वेज है, आप लोगों को इसको समझेंगे एग्जाम्पल से ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। अब 3x का जब अवकलन करेंगे, 3x का आप लोगों को क्या करना है, अवकलन। x का अवकलन होता है 1, 3x का हो जाएगा 3, 3x का हो जाएगा 3, तो यहां पर इसको 3 से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस में c आ गया। क्या आप लोगों को यह समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर देखिए दोस्तों, और एग्जाम्पल लेते हैं। अन्य एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे एक्सपोनेंशियल 4x dx। एक्सपोनेंशियल 4x का एक्सपोनेंशियल 4x ही होना है, बट इस 4x का क्या होता है दोस्तों, 4x का अवकलन क्या होता है, 4, उससे इसको डिवाइड कर देंगे, और प्लस में c, प्लस में क्या चलना है, c चलना ही है। तो आप लोगों को ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। कुछ और एग्जाम्पल हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे आपके पास में इस तरीके से है साइन एक्सपोनेंशियल x का इंटीग्रेशन, ये हमारे पास में आ गया दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे कि साइन का करोगे तो आ गया माइनस में cos, एक्सपोनेंशियल x है तो एक्सपोनेंशियल x। देखिए साइन का जो इंटीग्रेशन है वो होता है माइनस में cos, यहां पर x है तो यहां पर x, यहां पर एक्सपोनेंशियल x है तो एक्सपोनेंशियल x, ये x का मतलब है एक्सपोनेंशियल x आ गया। अब इस एक्सपोनेंशियल x का भी करना है, क्योंकि फलन है साइन और उसके अंदर जो फलन है वो है एक्सपोनेंशियल x ex, उसका हमारे को अवकलन करके भाग लगाना है। तो एक्सपोनेंशियल x का अवकलन क्या होता है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल x का अवकलन होता है एक्सपोनेंशियल x ही, तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में एक्सपोनेंशियल x और प्लस में कांस्टेंट c, ये उत्तर है इसका। अब यहां पर आप देखिए दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियल x इस एक्सपोनेंशियल x से कटेगा नहीं। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि ये वाला जो एक्सपोनेंशियल x है वो इसके कोण में है, एंगल में है, तो ये cos एक्सपोनेंशियल x पूरा एक साथ में फलन है। अकेले COS cos का कोई मतलब नहीं है, COS का कोई सेंस नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि इसके कोण में कोई वैल्यू नहीं आ जाती। तो ये जो एक्सपोनेंशियल x है यहां पर, वो इसके कोण में है, एंगल में रखी हुई वैल्यू है, बट ये अकेली है, ये अकेली है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल भी आपको बेटर तरीके से समझ में आया। अब हम अन्य एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में है कोई राशि, इंटीग्रेशन में हमें x की घात हमने ले ली 3 प्लस 5 साइन 5x प्लस हमने ले लिया है दोस्तों। जैसे कुछ अन्य एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमारे पास में ज़्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है दोस्तों। मैंने यहाँ पर ले लिया 1/3x और लास्ट में लगाना पड़ेगा आपको dx। 3 पद हैं इसमें और तीनों पदों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। तो
प्रारंभ में आपको सीखने के लिए इस तरीके से ही सीखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन को तीनों के साथ में लगा दीजिए, तो एक्सपोनेंशियल x की घात 3 dx मतलब इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिर प्लस में इंटीग्रेशन 5 sin 5x dx लगाना ना भूलें। फिर प्लस में इंटीग्रेशन 1/3x dx। ये मैंने इंटीग्रेशन को तीनों पर अलग अलग अप्लाई कर दिया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ जाता है, तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखो तो x की घात 3 का x की घात जब 3 यहां पर हम लेंगे तो उसका जो फॉर्मूला है, मैं आपको बेटर जो फॉर्मूला है इसका यहां पर बता देता हूं। x की घात n का जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों, वो होगा x की घात n+1 अपॉन n+1 अपॉन n+1। तो यहां पर आ गया x की घात 3+1 अपॉन 3+1। प्लस में c आता है, c सबका एक साथ में लगा देंगे। कांस्टेंट है वो सबका एक साथ में अप्लाई कर देंगे दोस्तों। फिर देखिए 5, अब sin 5x के लिए आ जाएगा माइनस में cos 5x। तो मैं यहां पर ये माइनस का साइन और sin 5x। अब इस 5x का भी अवकलन करके भाग लगाना है। 5x का अवकलन होगा 5, भाग लगा दिया हमने दोस्तों ये। फिर प्लस में 1/3 तो एजडीज पड़े रहने दीजिए, ये कांस्टेंट है, इससे इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाएगा। और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, देखिए यहां से 1/x का हो जाएगा log x, क्योंकि log x का अवकलन होता है 1/x। तो यहां पर आ गया ये log x और प्लस में मैंने लगा दिया है c। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो x की घात 4/4, 5 से 5 कैंसिल हो गया, sin 5x प्लस 1/3 log x प्लस में आ गया है दोस्तों c। ये था हमारे पास में समाकलन और समाकलन के कुछ सूत्र और उन पर डिपेंड एग्जाम्पल्स। अब दोस्तों इसी वीडियो में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन में क्या होगा वो हम अब देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे निश्चित समाकलन की। निश्चित समाकलन का जो हल है वो निश्चित होगा, उसका जो मान आएगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, कांस्टेंट आएगा दोस्तों। उसमें लिमिट फिक्स की हुई होती है, सीमा होती है कि यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब यदि राशियों का जोड़ करना है तो उसमें हमारे को बता रखा है कि इस बिंदु से आपको स्टार्ट करना है और यहां तक योग करना है, तो उसका जो मान आएगा वो कांस्टेंट की भांति आएगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दोस्तों। तो कैसे होता है इंटीग्रेशन वो आप लोगों को समझना है। यहां पर जो निश्चित समाकलन है उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन इस तरीके से होता है। समाकलन के अंदर यहां पर एक लिमिट रखी होती है, यहां से समाकलन को स्टार्ट करना होता है। ये जैसे आपके पास में f' dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखो दोस्तों, इस एक को हम कहते हैं निम्न सीमा, इस एक को कहा जाता है निम्न सीमा। इसको हम कह सकते हैं लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं। ये जो b आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं ऊपरी सीमा, इसको अपर लिमिट कहा जाता है। अपर लिमिट इसको कहा जाता है दोस्तों। अब जब इसका हम समाकलन करते हैं, समाकलन के अंदर वही सूत्र फॉर्मूले यूज में लेने हैं जो अभी हमने बताए। समाकलन तो उसी तरीके से ही होगा, केवल एक अतिरिक्त यहां पर बात आ गई है कि यहां पर लिमिट मिलेगी। और जब निश्चित समाकलन होता है तो यहां पर समाकलन नियतांक नहीं आएगा, जो प्लस में c है वो इधर नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां पर इसका जब समाकलन करेंगे f'(x), इसका समाकलन हम मान लेते हैं कि x होता है। इसका जो समाकलन होता है क्या होता है दोस्तों, f(x). अब इसमें क्या करना है,
आपको ये जो लिमिट है इस तरीके से लगानी है। जो भी समाकलन हो गया उसको हमें एक ब्रैकेट में बंद करना है और लोअर लिमिट को यहां पर, अपर लिमिट को यहां पर। अब इसका समाकलन हो चुका है दोस्तों, अब इसका समाकलन हो चुका है। फिर क्या करते हैं कि आगे का जो पद है उसमें हमारे को यह करना है कि अक्स के स्थान पर, जैसे यहां पर अक्स के सापेक्ष आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो अक्स के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है। अक्स के स्थान पर क्या पुट करना है? अपर लिमिट। फिर माइनस का साइन लगाकर अक्स के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो एफ ऑफ अक्स के स्थान पर मैंने अपर लिमिट पुट कर दी बी, फिर माइनस का साइन लगाया, मैंने यहां पर अक्स के स्थान पर लोअर लिमिट पुट कर दी ए। तो ये आपके पास में इसका समाकलन करने का तरीका आ गया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को यदि समझ में आ जाता है तो आगे के जो एग्जाम्पल्स हम करेंगे उससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल्स देखते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास में ये इंटीग्रेशन है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, इसमें लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2 और अक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है। अक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो पहले मैं यहां पर रख देता हूं। अक्स की घात n का जो इंटीग्रेशन होता है वो दोस्तों अक्स की घात n+1 अपॉन n+1 होता है और प्लस में c आता है। अब यहां पर क्या होगा, अक्स की घात 2 है, अक्स की घात 2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, अक्स की घात 2+1 बट्टे में 2+1 और लिमिट यहां पर इस तरीके से आ जाएगी 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक आ जाएगी दोस्तों। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, अक्स की घात 3, 2+1 3 हो गया, बट्टे में 3 और यहां पर लिमिट आ गई है 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक हमने यहां पर भी लिमिट पुट कर दी। अब आपको क्या करना है, देखिए इंटीग्रेशन होते ही लिमिट इधर आ जाएगी। अब आपको यहां पर इस तरीके से है कि अक्स के स्थान पर, सिर्फ अक्स के स्थान पर अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस का साइन लगाकर हमें लोअर लिमिट पुट करनी है और बाकी का एज इट इज रहना ही है। तो यहां पर आप देखेंगे अक्स के स्थान पर पहले 2 रखेंगे तो 2 की घात आ गई 3 बट्टे में यहां पर पड़ा है ये 3, फिर माइनस का साइन लगाना है, अक्स के स्थान पर रखना है 1, उसकी घात 3, फिर बट्टे में यहां पर ये 3। आप देखते जाइए मैंने सिर्फ अक्स के स्थान पर पहले अपर लिमिट रखी, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर अक्स के स्थान पर लोअर लिमिट 1 रखा, बस इतना ही किया है। 2 की घात जो 3 है वो होती है 8, 2 की घात जो 3 है वो कितनी होती है दोस्तों 8, तो 8 बट्टे में 3 माइनस 1 की घात 3 होती है 1, तो ये इसका जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 7/3, ये इसका उत्तर आ गया। तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आई है, यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में सी नहीं लगाते, देखो इसका करेंगे तब सी आएगा, बट जब लिमिट लगी हुई है तब प्लस में सी नहीं आता, क्योंकि इसकी एक फिक्स वैल्यू आएगी, निश्चित वैल्यू आएगी और निश्चित समाकलन के अंदर जो समाकलन नियतांक है वो नहीं आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है ये सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। जैसे हमारे पास में 0 से लेकर 90 डिग्री तक ये है cos थीटा डी थीटा। अब सर्वप्रथम तो मैं आपको बताता हूं कि साइन अक्स का इंटीग्रेशन क्या हो, सॉरी cos अक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। cos अक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन अक्स और प्लस में आता है c। cos अक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, साइन अक्स होता है, प्लस में ही होता है। तो इसका सॉल्यूशन यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है थीटा के रेस्पेक्ट, तो इधर भी थीटा ही आना चाहिए। अब देखो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा और लिमिट है हमारे पास में 0 से लेकर 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक हमारे पास में लिमिट है। आपको क्या करना है, जैसे थीटा के रेस्पेक्ट यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है तो थीटा के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करनी है, थीटा के स्थान पर अपर लिमिट पुट करनी है, फिर माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट करनी है। तो यहां पर आपके पास में साइन थीटा के स्थान पर जब आप 90 रखेंगे तो साइन 90 डिग्री, फिर माइनस साइन 0 डिग्री। तो साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1,
साइन 0 का मान हो गया 0, इसका उत्तर आ गया हमारे पास में 1। तो जब आप कोस थीटा का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 90 डिग्री तक करते हैं, इसका मतलब यहां पर इंटीग्रेशन हो रहा है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो उसका उत्तर आएगा 1। तो इसका सॉल्यूशन तरीके से समझ में आ गया। अब हमें कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। जो हमारे कक्षा 11 में, कक्षा 12 में यूज में आते हैं। देखिए दोस्तों, 0 से लेकर, या हम यहां पर ले लें अनंत से लेकर स्मॉल r तक, 1 में ये r² dr कर दिया मैंने। इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो फिर आगे ज्यादा दिक्कत नहीं होनी है आप लोगों को। देखो तो दोस्तों, इसको हम इंटीग्रेशन अनंत से लेकर r तक हो रहा है, इसको बोलने का तरीका भी आप समझते जाना। इंटीग्रेशन है अनंत से लेकर r तक, लोअर लिमिट अनंत, अपर लिमिट है r। r की घात 2 जब बट्टे से ऊपर जाएगी तो r की घात -2, ये आ गया। अब इसका जो इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला भी देख लीजिए। x की घात n वाला ही फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा। x की घात n+1 बट्टे में n+1, यहां पर प्लस में c आएगा बट इधर नहीं आएगा, तो r की घात -2 + 1 बट्टे में आ जाएगा -2 + 1, और लिमिट आपके पास में है अनंत से लेकर स्मॉल r तक। r की घात आ गई -1 बट्टे में आ गया -1, और लिमिट आपकी चल रही है अनंत से लेकर स्मॉल r तक, अनंत से लेकर स्मॉल r तक। अब की बार r के स्थान पर पहले r, फिर माइनस का साइन लगाकर r के स्थान पर 0 पुट करना है। देखिए दोस्तों, पहले तो मैं इसको इस तरीके से पुट कर दूं, -1 बट्टे में r, ये जो माइनस का साइन है वो मैंने यहां रखा, r की घात -1 बट्टे से नीचे आएगी तो ये +1 हो जाएगी, और ये इंटीग्रेशन हो रहा है अनंत से लेकर स्मॉल r तक दोस्तों। अब देखिए, माइनस का साइन तो पड़ा ही है, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, r के स्थान पर r ही पुट करना है, तो माइनस में 1/r रह गया। अब देखो, ये माइनस का साइन एक तो पड़ा ही था, एक माइनस का साइन और लगाना है, जो सूत्र है उसके अकॉर्डिंग अपर लिमिट पुट करने के पश्चात एक माइनस का साइन आता है, तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और 1 बट्टे में स्मॉल r के स्थान पर अनंत पुट करेंगे। यहां पर हम जानते हैं कि 1 बट्टा जो अनंत होता है वो होता है 0, 1 बट्टा अनंत कितना हो जाएगा 0, तो इसका जो सॉल्यूशन है, फाइनल जो आंसर है वो आ जाएगा -1/r। यहां पर आप लोगों को निश्चित समाकलन, फाइनाइट जो इंटीग्रेशन है, समझ में थोड़ा थोड़ा आया होगा। अब देखो दोस्तों,